हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे की सम्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बिटवीननेस वाला पार्ट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट्स a, b, c आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ a, c इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ c, b is equal to 8, डिस्टेंस ऑफ a, b फाइंड करो कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। ऑल द पॉसिबिलिटीज को लेके कंसीडर करके ये डिस्टेंस ऑफ a, b आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। ऑल द पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, आई होप से आपको दिख रहा होगा अच्छे से। टोटल क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, एक बार मैं ए यहाँ पे रखता हूँ, सी यहाँ पे रखता हूँ, एक बार बी बीच में होगा, एक बार सी बीच में होगा और एक बार ए बीच में होगा। ठीक है ना, ये ए बी सी, फिर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ, यहाँ पे बी रखता हूँ और यहाँ पे मैं बी रखता हूँ, यहाँ पे मैं सी रखता हूँ। इस तरह से एक बार ए बीच में होगा, एक बार बी बीच में होगा, एक बार सी बीच में होगा। आपके पास 3 पॉसिबिलिटी होगी, 1, 2 और 3। अब 3 में से कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, कौन सी पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट है, चेक करते हैं। किससे चेक करेंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ ए, सी 10 है, मतलब ए से लेके सी तक, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, 10 है। ठीक है, और जिसमें बी से लेके सी 8 है, यहां से लेके ये 8 है। ठीक है, आपको पता है अगर ये पूरा 10 है और ये 8 है तो आप बोल सकते ये कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 8 + 2 ही 10 होता है। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब है अगर ये पूरा 10 है और ये 8 है तो मैं ए बी को फाइंड कर सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी सही है, ये पॉसिबिलिटी सही है। क्यों? क्योंकि पूरा 10 है, जिसमें से इतना वाला पार्ट 8 है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 10 - 8, तो ये बचेगा 2। तो इससे ये a, b फाइंड हो सकता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब a से c कितना है, पूरा a से c 10 है, मैं ये ले लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक 10 है, और b से c 8 है, b से c 8 है, इतना 8 है, ये 10 है और ये 8 है, तो ab क्या हो जाएगा, 10 + 8 18 हो जाएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट भी सही है, मतलब b बीच में था तो सही आंसर मिला। मैं b बीच में होने से मैं a भी फाइंड कर सकता हूँ, c बीच में होने से भी मैं डिस्टेंस ऑफ a से b का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। अब मेरे को चेक करना है a बीच में होगा तो ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। a से लेके c कितना है, 10 है, और b से लेके c कितना है, 8 है। देखो c से b 8 है, इतना 10 है और इतना 8 है, ये तो छोटा है, ये छोटा अगर 10 है तो ये जो इससे बड़ा है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए ना। ये छोटी लाइन है, उसका डिस्टेंस a से c का डिस्टेंस 10 है, तो b से c का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ी लाइन होगी, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी गलत है। आ रही बात समझ में? यहाँ से इतना सा लाइन है तो 10 आ रहा है डिस्टेंस इन दोनों का, लेकिन ये लाइन इससे बड़ी है, लाइन बड़ी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी बड़ा होना चाहिए, तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 10 से कम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है, ये जो मैंने कोलिनियर की पोजीशंस बताई है, ये पोजीशन गलत है। मतलब कौन सी पोजीशन सही है, एक तो a-b-c, ये पोजीशन सही है, a-b-c, और दूसरा a-c-b, ये पोजीशन सही है। आ रही है बात समझ में? तो अब इसको लेके मैं सॉल्व करता हूं, तो अब मैं बताता हूं उसमें क्या बोला है, कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं। देयर आर, लिखने का तरीका क्या होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी क्या है, a-b-c। ठीक है,
तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या होगा, मेरे को पता है कि फर्स्ट और थर्ड के डिस्टेंस को ऐड करके, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, मैं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। ए से लेके सी का डिस्टेंस कैसे होगा, तो मैं लिखने का तरीका क्या होता है, ए टू सी कैसे लिखते हैं, ए कॉमा सी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, किन दोनों को प्लस करेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी को प्लस किससे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी से। आ रही बात समझ में, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी। ए कॉमा सी मतलब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड को प्लस कर दो। तो मैं वैल्यू लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी है 10, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमें फाइंड करना है, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं, और डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी बोले या बी कॉमा सी एक ही बात है, उसका आंसर दिया हुआ है 8। अब 10 में से 8 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। तो 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 2 हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2। ये मेरा पार्ट खत्म हो गया, ये मेरा सम फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, सॉरी सम खत्म नहीं हुआ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि थर्ड वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, आपको पता है किस तरह से। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगा a डैश b डैश c, पहले a फिर b फिर c, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b प्लस डिस्टेंस ऑफ b कॉमा c। सो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c के बदले मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है। a कॉमा b को ऐसे रखा और b कॉमा c की वैल्यू 8 लिख दी। फिर 10 में से 8 यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचेगा डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, तो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b मुझे मिल गया। एक बार a कॉमा b का डिस्टेंस 2 आएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी है a डैश c डैश b। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख दी, अब सेकंड पॉसिबिलिटी में करता हूं सॉल्व। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, a डैश c डैश b। a डैश c डैश b का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ a b फाइंड करना है मुझे। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले और थर्ड को हम लोग इस तरह लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं पहले और थर्ड वाले पार्ट को इस तरह लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b। पहला और थर्ड वाला पार्ट का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड को प्लस करके, मतलब डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c को डिस्टेंस ऑफ c कॉमा b से ऐड कर देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c 10 है और डिस्टेंस ऑफ c कॉमा b 8 है, प्लस करके आ जाएगा 18, तो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 18। दैट्स ऑल, ये वाला सम हमारा खत्म हो गया। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इज दैट क्लियर? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं सेकंड सम कर रहा हूँ। सेकंड सम देखिए, इसके बाद वाला सम फिफ्थ सम, ठीक है। यहाँ पे ये सम खत्म हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी मैंने किस तरह फाइंड करनी है मैंने आपको बता दी। फिफ्थ सम में आपको दिया हुआ है पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर। क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर। x y z कोलिनियर है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि x डैश y डैश z है। मुझे पोजीशंस नहीं बताई है। पोजीशंस कुछ भी हो सकती है, एक बार y बीच में हो सकता है, एक बार x बीच में हो सकता है, एक बार z बीच में हो सकता है। इसमें भी वही तरीका है। पॉइंट्स कोलिनियर होने से ये पता चलता है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, लेकिन पॉइंट्स कोलिनियर होने से ये नहीं पता चलता कि उनकी पोजीशंस क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक एक बार बीच में लेके चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने फोर्थ सम में किया था। इस सम की डिटेल लिखते हैं हम लोग। इस सम में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ x, y 17 है, डिस्टेंस ऑफ x, y 17 है, डिस्टेंस ऑफ y, z 8 है, और डिस्टेंस ऑफ x, z फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ x, z।
ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैंने क्या बताया, 3 पॉसिबिलिटी होती है हमेशा, 3 में से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो आपको चेक करनी होगी। एक बार x को बीच में रखते हैं, एक बार y को बीच में रखते हैं, एक बार z को बीच में रखते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले x बीच में रखा तो इधर y और इधर z, y को बीच में रखा तो इधर x और इधर z, z को बीच में रखा तो इधर x और इधर y। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी मैं लेता हूं। अब हमको हम यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या हो सकती है। 17 है, क्या है 17 xy मतलब यहां से लेके यहां वाला पार्ट 17 है, yz पूरा yz यहां से लेके यहां वाला पार्ट क्या है 8 है। छोटी सी लाइन है 17 है, ये उससे बड़ी लाइन है 8 है, हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ये छोटी सी लाइन 17 है तो यहाँ से इसके बाद जो भी जाएगा वो उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे बाद जो भी होगा वो 18 19 20 ऐसे करके बड़ा होना चाहिए ना इससे आंसर। इसका आंसर अगर एक्स वाई का आंसर 17 है तो वाई जेड का आंसर 17 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वाई जेड का आंसर 17 से छोटा दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया कि ये पॉसिबिलिटी गलत है। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत है इसका मतलब ये और ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली सही होगी, क्योंकि 3 में से 2 पॉसिबिलिटी सही होती है और एक गलत होती है। तो अगर गलत वाली पता चल गई तो हमको पता है कि ये दोनों सही है, तो हमको चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे पास अगर 2 पॉसिबिलिटी कौन सी हो गई, x डैश y डैश z, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई x डैश z डैश y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखना है देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है x डैश y डैश z। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है x डैश y डैश z, जिसमें हमको क्या करना है डिस्टेंस ऑफ, पहले हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट से थर्ड का डिस्टेंस जो होगा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड थर्ड, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड थर्ड। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड दिख रहा है आपको, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है 17 और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड है 8, तो 17 प्लस 8 कितना हो गया 25। ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, मतलब मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी को सॉल्व करके डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फाइंड कर लिया। सेकंड पॉसिबिलिटी है x डैश z डैश y। मैं ये वाला पार्ट करता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है x डैश z डैश y, तो इसमें क्या होगा सबसे पहले x और y को साथ में लेंगे, डिस्टेंस ऑफ x y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड प्लस डिस्टेंस ऑफ z y। डिस्टेंस ऑफ x y है 17, डिस्टेंस ऑफ x z हमें फाइंड करना है, प्लस डिस्टेंस ऑफ z y है 8, तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये 17 माइनस 8 हो गया, तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस ऑफ x z। तो 17 में से 8 गया तो ये क्या हो गया 9, तो डिस्टेंस ऑफ x z क्या हो गया 9। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, 17 माइनस 8 9 आ गया, तो मुझे डिस्टेंस ऑफ x z दो वैल्यू मिल गई, एक बार 25 होगा एक बार 9 होगा। तो दोनों ही सम हमने किए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है। बस ये आपको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में अगर आपको ये सब लिखना नहीं आएगा तो आपको क्या करने का, डिस्टेंस ऑफ x z क्या हो जाएगा, एक बार xy और yz बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर देना है, और एक बार xy और yz बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर कर देना है। तो इससे आपको मिल जाएगा, एक बार माइनस कर देना है और एक बार प्लस कर देना है। मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देने का, राइट हैंड साइड पे इन दोनों को एक बार प्लस करो और ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा अगेन, और राइट हैंड साइड पे इन दोनों को माइनस करो। अगर आपको ये पॉसिबिलिटी वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो डिस्टेंस ऑफ x z, आपको चाहिए तो मैं लिख के बता देता हूँ। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। आपको देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ये तो लिखना है, आपको x z की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक बार इन दोनों को प्लस कर दो,
मतलब डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z। एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार वापस से क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, लेट्स सॉल्व। दो तरीके से आप लोग ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये सॉल्व कर दो, सेकंड पॉसिबिलिटी में ये सॉल्व कर दो, तो भी आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 17 + 8 25 और ये हो जाएगा 17 - 8 9। हो गया सम, खत्म। इतना करके छोड़ोगे तो भी चलेगा, जो वीक स्टूडेंट है उनको इतना करके छोड़ना है तो भी कर सकते हो आप लोग, और डिटेल में करना है तो वो भी कर सकते हो। दोनों मेथड सही है, उसमें कुछ स्टेप्स ज्यादा होते हैं, ये डायरेक्ट स्टेप्स करने हैं और कुछ नहीं, ऊपर लिखना होगा खाली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज और इतना कर दो। ओके, सो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। फोर्थ और फिफ्थ सम हमारा खत्म हो गए। अब सिक्स्थ और सेवेंथ सम की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ सम में a डैश b डैश c आपको दिया हुआ है। a से लेके c डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c है 11, डिस्टेंस ऑफ b कॉमा c है 6.5 और डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b फाइंड करना है। डिस्टेंस नहीं आई गेस, लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, यस लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ऑफ a कॉमा c, लेंथ ऑफ b कॉमा c और लेंथ ऑफ a कॉमा b हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक ही पॉसिबिलिटी दी है, हमको ये जब ये दिया होता है ना तो हमको कोई पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करने का, पहला और तीसरा लिख देने का, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा c लिख दो, पहला और तीसरा लिख दो इज इक्वल टू पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा, मतलब डिस्टेंस ऑफ a कॉमा सॉरी लेंथ ऑफ a कॉमा b, लेंथ ऑफ a कॉमा c इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a कॉमा b प्लस लेंथ ऑफ b कॉमा c। a कॉमा c कितना है 11, a कॉमा b मुझे फाइंड करना है और b कॉमा c कितना है 6.5। तो 11 - 6.5 करूंगा तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ a कॉमा b। 11 - 6.5 करूंगा तो आ जाएगा a कॉमा b। तो 11 में से 6.5 चला गया तो क्या बचेगा, आप करोगे माइनस तो आपका आंसर आएगा 4.5। तो ये मेरा आंसर हो गया, लेंथ ऑफ a कॉमा b इज 4.5। यूनिट लिखना है तो आप यूनिट्स लिख सकते हो, दैट्स ऑल, हो गया सम। आ रही है बात समझ में। ये जब इस तरह से दिया होगा ना तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी चेक करने का जरूरत नहीं है, पहला तीसरा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा, मतलब फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम आगे करेंगे। अब हम इसका सेकंड वाला नहीं थर्ड वाला कर देता हूँ, रूट वाला समझा देता हूँ आपको, थर्ड वाला तो सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, मैं थर्ड वाला समझा देता हूँ। अभी दिया हुआ है x डैश y डैश z, एक्स जेड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एक्स जेड दिया हुआ है 3√7, फिर लेंथ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है √7 और लेंथ ऑफ वाई जेड आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले आप लोग फर्स्ट थर्ड लिख देते हैं, मतलब लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड लिखते हैं एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। तो लेंथ ऑफ एक्स जेड क्या है 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या है √7, लेंथ ऑफ वाई जेड 3√7 - √7 करूंगा
तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वाई जेड। 3√7 में से √7 माइनस कर दे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता रूट रूट में माइनस करना, तो ये तो समझ में आता है ना कि √7 कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 3 - 1। ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टली रूट माइनस करना नहीं आता तो जो कॉमन पार्ट है बाहर निकाल दो। √7 बाहर निकल गया, इधर 3 बचा और इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा। 3 में से 1 गया तो 2, 2 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√7। एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा होगा लेकिन आपको आंसर एकदम परफेक्ट मिलेगा। ये हो गया सम खत्म। 3√7 - 1√7 करेंगे तो 2√7 आता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आपको क्या करना है, √7 कॉमन ले लो, अंदर 3 - 1 किया और 3 - 1 होता है 2, √7 एज इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ y, z। ये हो गया मेरा सम खत्म। ठीक है। Which figure is formed by 3 non-collinear points? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, which figure is formed by 3 non-collinear points। 3 non-collinear points मतलब 3 ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है। एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ, एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ, एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ, तीनों में से कोई भी एक लाइन में नहीं। अब इनको ज्वाइन कर लो, क्या बना, इनको ज्वाइन करके मैंने नेमिंग दे दिया, क्या बना फिगर, ट्राइंगल बना। तो आपको जब भी बोला होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से फिगर कौन सा फॉर्म होगा, तो आपको लिखना है ट्राइंगल। जब भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो आपका जो फिगर फॉर्म होगा वो होगा ट्राइंगल। दैट्स ऑल। ये हो गया सम खत्म, आपको सिर्फ डायग्राम में बताना था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। मैं आगे देख लेता हूं, 1 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। आपको जो भी आज का एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट हो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नए नए कंसेप्ट्स आएंगे, तो बेटर है आप ये एक्सरसाइज खत्म हो गया इसकी प्रैक्टिस करके यहीं पे खत्म कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट कंसेप्ट आए तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, चलिए।